शनिवार को देश भर में होगा कोविड वैक्सीन का ड्राई रन। वैक्सीन के बारे में किसी भी जानकारी के लिए राज्य स्तर पर हेल्पलाइन 104 की जा रही है शुरुआत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में वैक्सीन ड्राई रन की समीक्षा बैठक की। राजधानी लखनऊ में पीजीआई, केजीएमयू, सहारा अस्पताल के साथ मलियाबाद और माल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्राई ट्रायल का होगा काम। इस ट्रायल में वैक्सीन लगाने से लेकर अंत तक आने वाली दिक्कतों की जाएगी समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, शहरी गरीबों को टिकाऊ और आपदारोधी आवास उपलब्ध कराने में प्रदेश सरकार को मिली है सफलता। लाइट हाउस प्रोजेक्ट साबित होगा मील का पत्थर। और केंद्र सरकार ने फास्टैग की अंतिम तारीख 1.5 महीने बढ़ाकर 15 फरवरी तक की। देश भर में करीब 30,000 पॉइंट ऑफ सेल हैं जहां आसानी से खरीदे जा सकते हैं फास्टैग। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। शनिवार को देश भर में वैक्सीन का ड्राई रन भी होगा। इसका मकसद वैक्सीनेशन के वक्त आने वाली चुनौतियों का पता लगाना है और वास्तविक कार्यान्वयन से पहले चुनौतियों को दूर करना है। साथ ही इसमें देखा जाएगा कि टीकाकरण के लिए बनाया गया कोविन एप्लीकेशन उस वक्त कैसे काम करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजधानी दिल्ली में वैक्सीन ड्राई रन की समीक्षा बैठक भी की। दिल्ली में शनिवार को मॉकड्रिल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन होंगे। जीटीबी अस्पताल, दरियागंज और एक निजी अस्पताल में ड्राई रन होगा। राज्यों में जहां टीकाकरण होगा वहीं संबंधित मेडिकल ऑफिसर 25-25 हेल्थ केयर वर्कर की पहचान करेगा जिनको कि टीका लगाया जाएगा। इन लोगों का डेटा कोविन में अपलोड होगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण की जगह पर स्थान की पर्याप्त उपलब्धता, जरूरी सामानों की व्यवस्था, इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। वैक्सीन के बारे में किसी भी जानकारी के लिए राज्य स्तर पर हेल्पलाइन 104 शुरू की जा रही है। 1000 members. The phase 3 is successful almost. So hence we need to introduce to the common people by the month of January. Hence the government, ICMR, DCGI and other our Indian government agencies are looking forward to evaluate the vaccine accessibility. I think there is a sufficient enthusiasm now amongst all the healthcare workers and scientists that we can do it. We should trust the scientists. There is a body of scientists which is looking at all the data. So when the vaccine goes for approval to the drug controller has a subject expert committee. इधर राजधानी लखनऊ के पीजीआई, केजीएमसी, सहारा अस्पतालों के साथ मलियाबाद व माल के एक पीएचसी सेंटर पर ड्राई ट्रायल का काम होगा। ये बात आज लखनऊ में प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने पत्रकारों से कही। उन्होंने बताया कि इस ट्रायल में वैक्सीन को लगाने से लेकर अंत तक आने वाली दिक्कतों को चिन्हित किया जाएगा ताकि उनका निराकरण किया जा सके और ये देखा जाएगा कि जो प्रशिक्षण कर्मचारियों को दिए गए हैं वो सही है या नहीं। इसके पूर्व राजाजीपुरम स्थित रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय में नवनिर्मित कार्डिक केयर यूनिट का शुभारंभ उन्होंने और क्षेत्रीय विधायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही लखनऊ के सभी अस्पतालों में एक कार्डिक यूनिट लगाई जाएगी। लखनऊ में कल 2 तारीख को ड्राई रन हो रहा है। उसमें पीजीआई, केजीएमयू, लोहिया, सहारा और 2 सीएचसी हमारे हैं मलियाबाद और माल में। इन जगहों पर जिस तरह से प्रशिक्षित किए गए हैं वैक्सीनेटर, उनका जो प्रक्रिया है उसको देखने के लिए एक रिहर्सल की तरह से, जिसको ड्राई रन कहते हैं, कि वैक्सीन निकालने से लेके इंजेक्शन देने तक, बायोमेडिकल वेस्ट का कैसे उसका डिस्पोजल करते हैं और ऑब्जर्वेशन कमरे में भी रखने के बाद किस तरह के रिएक्शन आ सकते हैं और क्या क्या दवाई दी जा सकती है, ये पूरा ट्रेनिंग जो हम लोगों ने दिया है इसका ड्राई रन हो रहा है। और इसका ड्राई रन देखने पर हमको पता चलेगा कि हमारे सारे लोग प्रशिक्षित हो गए हैं कि नहीं हो गए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 871 नए मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में 1263 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की संख्या 13,831 है। उन्होंने कहा कि कोरोना रिकवरी का प्रतिशत 96.21 है। कोरोना के संक्रमित लोगों में से 8,379 लोगों की मृत्यु हुई है। आज सबसे पहले आप लोगों को नववर्ष की
बधाई देना चाहता हूं। इसके पश्चात कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 871 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1263 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या घटकर 13,831 रह गई है। इन 13,831 एक्टिव इन्फेक्शन के केस में से 5,924 होम आइसोलेशन में हैं और 1,291 निजी अस्पतालों में अपना इलाज भुगतान के आधार पर करवा रहे हैं। बाकी के सभी मरीज निःशुल्क व्यवस्था L1, L2, L3 के चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं। अब तक कुल उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़कर के 5,64,541 हो गई है और प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 96.21% हो गया है, 96.21%। संक्रमित लोगों में से कुल 8,379 लोगों की मृत्यु हुई है और केस फैटेलिटी रेट 1.43% से थोड़ा कम चल रहा है, 1.428। कल प्रदेश में 1,44,005 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर के 2,40,87,257 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। भारत ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्रतिदिन आने वाले संक्रमण के मामलों में कमी आई है, वहीं संक्रमण से ठीक होने वालों की दर तेजी से बढ़ रही है। आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में सक्रिय मामलों की संख्या 2.47% यानी 2,54,254 है, जबकि 98,83,461 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और इसी के साथ रिकवरी रेट 96.08% हो गया है। मृत्यु दर की बात की जाए तो कोविड के कारण मौत की दर 1.45% है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। यह क्या हुआ है? कान में दर्द, चलो डॉक्टर जी के पास। डॉक्टर जी ने कहा है ये है स्वेटर बुनने, आग जलाने, बाल बांधने और लिखने के लिए, कान साफ करने के लिए नहीं। तेल और दूध इसमें मत जाने देना। और अगर कान में दर्द हो या कान से पानी आए तो जाना डॉक्टर जी के पास। अगर गुड़िया की हंसी चाहिए तो ध्यान रखिए। सुन लो बात है ज्ञान की, कदर कीजिए अपने कान की। नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हल्के मकानों यानी LHP का तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों में 6 स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। LHP का निर्माण मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के राजकोट, तमिलनाडु के चेन्नई, झारखंड के रांची, त्रिपुरा के अगरतला और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत LHP का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस यानी कि प्रकाश स्तंभ की तरह है। हर किसी का सपना होता है अपना घर। इन घरों की चाबी से कई द्वार एक साथ खुल रहे हैं। जब घर की चाबी हाथ आती है तो एक सम्मानपूर्ण जीवन का द्वार खुल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 राज्यों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट का तोहफा दिया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। लाइट हाउस
प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का उत्तम उदाहरण है। हमें इसके पीछे बड़े विजन को समझना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय आवास योजनाएं केंद्र सरकारों की प्राथमिकता में उतनी नहीं थी जितनी की होनी चाहिए। सरकार घर निर्माण की बारीकियों और क्वालिटी में नहीं जाती थी। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन का टाइम कम होगा और गरीबों को ज्यादा रेजिलिएंट, अफोर्डेबल और कंफर्टेबल घर तैयार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि घर बनाने से जुड़े लोगों को नई तकनीक से जुड़ी स्किल अपग्रेड करने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया जा रहा है ताकि देशवासियों को घर निर्माण में दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक और मटेरियल मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 6 वर्षों में जो कदम उठाए गए हैं उसने एक सामान्य आदमी का, खासकर मेहनतकश मध्यम वर्गीय परिवार का यह भरोसा लौटाया है कि उसका भी अपना घर हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल कोरोना संकट के दौरान एक और बड़ा कदम उठाया गया। ये कदम है एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। इस योजना का लक्ष्य हमारे वो श्रमिक साथी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य या गांव से शहर जाते हैं। सरकार उद्योगों के साथ और दूसरे निवेशकों के साथ मिलकर उचित किराए वाले घरों का निर्माण करने पर बल दे रही है। कोशिश ये भी है कि आवास उसी इलाके में हो जहां वो काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन पर होने वाले निवेश और विशेषकर हाउसिंग सेक्टर पर किए जा रहे खर्च अर्थव्यवस्था में फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। बीते सालों में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उसमें कंस्ट्रक्शन परमिट को लेकर 3 साल में ही हमारी रैंकिंग 185 से सीधी 27 पर आ पहुंची है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन पर होने वाला निवेश और विशेषकर हाउसिंग सेक्टर पर किया जा रहा खर्च अर्थव्यवस्था में फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। एलएचपी के तहत 6 शहरों इंदौर, चेन्नई, रांची, अगरतला, लखनऊ और राजकोट में 1,000 से अधिक मकानों का निर्माण किया जाएगा। इस तकनीक में जहां घर बनेगा वहां न तो बालू पहुंचेगा, न गिट्टी और न ही सीमेंट और न ईंट। इन तमाम चीजों का इस्तेमाल तो फैक्ट्री में होगा जहां से ये रेडीमेड बाथरूम, बेडरूम और किचन उठाकर लाएंगे और सीधे बहुमंजिली इमारत के स्ट्रक्चर के ऊपर इन कमरों को सजा दिया जाएगा। इस तकनीक से सिंगापुर और जापान जैसे जगहों पर बहुमंजिली इमारतें बनाई जाती हैं। इसके अलावा अगरतला में स्टील फ्रेम का उपयोग कर न्यूजीलैंड की भूकंप रोधी तकनीक को अपनाया जा रहा है। यानी लाइट हाउस में अलग अलग विधियों से घर बनाए जा रहे हैं। सुधाकर दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10,80,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल 17 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जाने हैं, जिसमें से 6,15,000 मकान तैयार हो चुके हैं। लोगों ने 2022 तक सभी को मकान देने की योजना को लेकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयास से शहरी गरीबों को टिकाऊ और आपदारोधी आवास उपलब्ध कराने में प्रदेश सरकार को सफलता मिली है। इस दिशा में लाइट हाउस प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होगा। डीबीटी के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को इस धनराशि को उपलब्ध कराने और प्रत्येक आवास के साथ एक नोडल अधिकारी को जोड़ने के साथ समयबद्ध और मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए जहां इस कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से पूरी समयबद्धता के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ
प्रदेश के शहरी क्षेत्र के सभी उन निवासियों को जिनके पास अपना आवास नहीं था या जिनके पास जर्जर आवास थे, उपलब्ध कराने में जहां सफलता प्राप्त हुई है, वहीं साथ ही साथ आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के आज के इस प्रारंभ होने के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने बरेली में बताया कि सरकार द्वारा श्रमिकों की लगातार चिंता की जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में श्रम मंत्रालय प्रवासी, घरेलू श्रमिकों एवं पेशेवरों द्वारा उत्पन्न रोजगार और परिवहन क्षेत्र पर 4 अलग-अलग सर्वेक्षण कराए जाएंगे। ये सर्वेक्षण मार्च से शुरू होकर अक्टूबर में समाप्त होगा। साथ ही ईपीएफ खातों में 8.5% ब्याज भी देने का प्रावधान किया गया है, ताकि सभी मजदूरों को सरकार की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके और उनके उत्थान के लिए जरूरी कदम उठाए जा सके। प्रधानमंत्री जी की रुचि ये है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की चिंता की जाए। संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रोविडेंट फंड, ईएसआई ये सब है, पर असंगठित के लिए ये कोई सुविधा नहीं है। अब उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। असंगठित को भी कोई मिनिमम सुविधाएं मिले, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी विचार कर रहे हैं। न प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दर हमेशा ज़्यादा रहती है और इस बार काफ़ी संशयता है। कोरोना के काल में हम कम तो नहीं कर रहे हैं, पर कल ही हमने इसकी घोषणा की है। 8.5 हमने दिए, जब जो वास्तव में पिछले लंबे समय से इसकी मजदूर चर्चा भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे उसके हिसाब से। अभी तक अगर आपने अपने 4 पहिया वाहन पर फास्टैग नहीं लगवाया है तो चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार ने इसके लिए फास्टैग की अंतिम तारीख 1.5 महीने बढ़ाकर 15 फरवरी तक कर दी है। पहले 1 जनवरी 2021 इसकी डेडलाइन थी। देश में करीब 30,000 पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस हैं, जहां आसानी से फास्टैग खरीदा जा सकता है। इसके अलावा नेशनल हाईवे, टोल प्लाजा और बैंकों से फास्टैग स्टिकर खरीदे जा सकते हैं। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। 2 वाहनों के लिए 2 अलग-अलग फास्टैग खरीदना होगा। फास्टैग NHAI प्रीपेड वॉलेट से जुड़ा है, जो इसे चेक के जरिए या यूपीआई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, नेट बैंकिंग के माध्यम से रिचार्ज किया जा सकता है। अगर बैंक खाते से फास्टैग लिंक होता है तो पैसे सीधे खाते से कट जाते हैं। आज 1 जनवरी 2021 से कुछ नियमों में बदलाव होगा, जिसका सीधा असर हर भारतीय नागरिक पर पड़ेगा। ये बदलाव बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपको नए साल में नई परेशानियों का सामना न करना पड़े और इन नए बदलावों की आपको जानकारी हो। कुछ मुख्य बदलावों के संबंध में पेश है ये रिपोर्ट। आज से चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल गए हैं। सकारात्मक भुगतान व्यवस्था यानी पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक पेमेंट के जरिए 50,000 रुपए या इससे ज्यादा पेमेंट पर कुछ जरूरी जानकारियों को दोबारा पुष्टि करनी होगी। हालांकि यह खाता धारक पर निर्भर करेगा कि वो इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं। चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकारी SMS मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दे सकता है। कारें और फ्रिज ऑटोमोबाइल कंपनियां आज से अपने कई मॉडल्स के दाम बढ़ाने जा रही हैं, जिसके बाद कार खरीदना पहले की तुलना में महंगा हो जाएगा। अब तक मारुति महिंद्रा के बाद रेनो, MG दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं। वहीं फ्रिज बनाने वाली कंपनियां भी अपने दाम बढ़ा सकती हैं। लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए लगाना होगा 0। अगर आप आज के बाद लैंडलाइन से किसी भी मोबाइल नंबर पर फोन लगाते हैं तो उसके लिए आपको 0 का इस्तेमाल करना होगा। बिना 0 लगाए आपका कॉल नहीं लगेगा। म्यूचुअल फंड निवेश के लिए बदले नियम। सेबी ने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के लिए एसेट लोकेशन के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब फंड का 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा, जो कि अभी न्यूनतम 65% है। सेबी के नए नियमों के मुताबिक मल्टी कैप फंड्स के ढांचे में बदलाव होगा। फंडर को मिड कैप और स्मॉल कैप में 25% निवेश करना जरूरी होगा, वहीं 25% लार्ज कैप में लगाना होगा। आज से यूपीआई के जरिए पेमेंट करना महंगा हो जाएगा। थर्ड पार्टी की ओर से चलाए जा रहे ऐप पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का ऐलान किया गया है। यह निर्णय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से लिया गया है। आज से
जीएसटी रिटर्न के नियम बदल जाएंगे। देश के छोटे कारोबारियों को सरल त्रैमासिक गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी फाइलिंग सुविधा मिलेगी। नए नियम के तहत जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें हर महीने रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। नया नियम लागू होने के बाद टैक्स पेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे। इनमें 4 जीएसटी और 3 बी और 4 जीएसटी आर 1 रिटर्न भरना होगा। कुछ फोन में व्हाट्सएप काम करना बंद कर सकता है। आने वाली 1 तारीख के बाद कुछ एंड्रॉयड और iOS फोन्स पर व्हाट्सएप अपना काम करना बंद कर सकते हैं। कंपनी ने बताया है कि जो सॉफ्टवेयर पुराने हो चुके हैं, उन पर व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। तो ये हैं कुछ ऐसे बड़े बदलाव जो आज से लागू हो गए हैं। यास्मीन फारूकी के इनपुट के साथ आशुतोष शुक्ल, दूरदर्शन समाचार, लखनऊ। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नववर्ष के अवसर पर संत कबीर नगर के नाथनगर कस्बे में आत्मनिर्भर दिव्यांग सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, देवरिया समेत कई जिलों के दिव्यांगजन ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आए हुए दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई, ताकि वे अपना रोजगार स्थापित कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। दिव्यांगजनों ने दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला। दिव्यांग भारत निर्वाचन के जनपद एम्बेसडर प्रमोद दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजन नाम देकर दिव्यांगों को दिव्य कर दिया। दिव्य अंग होकर मैं पूरे जनपद में दौड़ता हूं, दिव्यांग की समस्याओं को शासन तक पहुंचाता हूं एवं आज मैं दिव्यांग आत्मनिर्भर दिव्यांग जो सम्मान समारोह 9 वर्ष के शुभ अवसर पर किया जा रहा है, इसमें माननीय सांसद निजी सचिव जयप्रकाश निषाद जी को जितनी भी दिव्यांगजन लोगों की समस्याएं हैं उनको अवगत कराया गया और मुझे आत्मनिर्भर दिव्यांग सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया और यहाँ आत्मनिर्भर से संबंधित बताया गया दिव्यांगों को और जो भी सुविधाएं हो सरकार का यहाँ उनकी जानकारी दिया गया। यहाँ दिव्यांगजन सम्मान समारोह था, इसमें उनकी समस्याओं को सुना गया और इनको आश्वस्त किया गया है कि शासन के मंशा के अनुरूप जो भी आप लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं उनको हम पूरी तरह से आप लोगों के पास 24 घंटा पहुंचाने का काम करेंगे। मथुरा के वृंदावन में नए साल के उपलक्ष्य में विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने वालों का भारी हुजूम वृंदावन में लगा है। सुबह भक्तों की संख्या को देखते हुए सुरक्षा प्रबंध कड़े किए गए हैं। नए साल के पहले दिन की शुरुआत ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन के साथ करने के लिए दिल्ली, एनसीआर सहित देश के विभिन्न राज्यों से भक्त वृंदावन में आए हुए हैं। नववर्ष के स्वागत में कान्हा के ब्रिज में अद्भुत छटा बिखरी और मंदिरों में भव्य सजावट की गई। रात में रंग बिरंगी रोशनी से मंदिर जगमगा उठे। भक्तों ने ठाकुर जी के दर्शन कर नए साल की शुरुआत की। हजारों श्रद्धालुओं ने गोवर्धन में गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। 21 तो हम लोग अपने काम को लेकर जिस तरह से हम लोगों के काम है, आज की भीड़, आज के दर्शन को मैं भी दिसंबर में भी बांके बिहारी दर्शन करने आया था। मैं प्रयास करता हूं कि हर महीना मेरा दर्शन बिहारी जी के चरणों में मैं आ जाऊं। तो इससे पहले जब मैं आया था तो बहुत सन्नाटा था, बहुत शांति थी, लेकिन 2021 हर आदमी को देख के, इतनी भीड़ देख के लगता है कि शायद काफ़ी उमंग में लोग हैं। और 2020 के तो जितना लोगों का नुकसान हुआ या जिन लोगों का जो भी तकलीफ हुई, 21 से लोगों को बहुत उम्मीद है। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। सीबीडीटी ने अलग अलग लोगों और कंपनियों के लिए आखिरी तारीख भी अलग रखी है। नौकरी पेशा करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2021 कर दी गई है। पहले सभी तरह के करदाताओं के लिए ये रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 थी। वहीं कंपनियों और कारोबारियों के लिए भी रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के जीएसटी एक्ट 2017 के तहत पंजीकृत व्यापारियों के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख 28 फरवरी हो गई है। वहीं कंपनियों के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी कर दी गई है। 1 लाख से ऊपर की देनदारी वाले स्पेयर्स जिनका अकाउंट ऑडिट में डाला गया है, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 किया गया है।
वाराणसी के रामनगर में प्रधानमंत्री ने देश के पहले रिवर पोर्ट का उद्घाटन किया था। अब वो यहां किसानों के कृषि उत्पाद के लिए सौगात बनकर उभरा है, क्योंकि यहां का स्थानीय प्रशासन एपिडा की मदद से निर्यात की योजना साकार करने जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। वाराणसी के रामनगर में जिस रिवर पोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, वह क्षेत्र के किसानों के लिए बहुत ही मददगार साबित हो रहा है। क्षेत्रीय प्रशासन बहुत उत्साहित है और यहाँ के आसपास के जिलों के कृषि उत्पाद पड़ोसी देशों में भेजे जा सकेंगे। यहाँ से एक जो राइस ग्रोइंग बेल्ट है ये पूरा, तो राइस ग्रोइंग बेल्ट से जो राइस का एक्सपोर्ट का खासकर हम लोग पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। इनको हम लोग रिवराइन मोड से हम लोग कैसे राइस यहाँ से भेज सकें। कुछ यहाँ पे जो एक्सपोर्टर से भी हम लोग की बातचीत हो रही है कि हम लोग अब अगला कंसाइनमेंट यहाँ से एक बड़ा कंसाइनमेंट हम लोग राइस का बांग्लादेश के लिए हम लोग भेजने का प्रयास करें, और उसके पश्चात वहाँ पे जो हमारे राइस ईटिंग कंट्री साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ पर भी हम लोग राइस का और भी अन्य जो वेजिटेबल्स हैं, अन्य एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसका भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। एपिडा जो वाणिज्य मंत्रालय की एजेंसी है, वो पूरे जोर शोर से कोशिश कर रही है कि चंदौली का काला नमक चावल, वाराणसी और गाजीपुर की सब्जियां भी जलमार्ग के रास्ते से साउथ ईस्ट एशिया के देशों में भेजी जा सकें। वाराणसी बेल्ट में जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का पोटेंशियल है, ये पूरा पोटेंशियल हम इधर से वाया हल्दिया एंड कलकत्ता वी कैन सेंड इट टू साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया एंड अगेन हमारे नेबरिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, हम पूरा जगह में हम भेज सकते हैं। ये कंपेयर टू ट्रेन, कंपेयर टू रोड और कंपेयर टू एयर, ये वाटरवेज में हमारा शिपमेंट होने से किसान के लिए बहुत सुविधा मिलेगा एंड एक्सपोर्टर का भी मतलब बहुत इक्वली बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा एंड ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा, कॉम्पिटिटिव होगा। केंद्र और प्रदेश सरकारों के इस प्रयास का सीधा फायदा किसानों और एक्सपोर्टरों दोनों को होगा, क्योंकि जल मार्ग से कम खर्च और बहुत आसानी से उत्पाद अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। आधुनिक जितने भी साथ। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। शनिवार को देश भर में होगा कोविड वैक्सीन का ड्राई रन। वैक्सीन के बारे में किसी भी जानकारी के लिए राज्य स्तर पर हेल्पलाइन 104 की जा रही है शुरुआत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में वैक्सीन ड्राई रन की समीक्षा बैठक की। राजधानी लखनऊ में पीजीआई, केजीएमयू, सहारा अस्पताल के साथ मलियाबाद और माल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्राई ट्रायल का होगा काम। इस ट्रायल में वैक्सीन लगाने से लेकर अंत तक आने वाली दिक्कतों की जाएगी समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, शहरी गरीबों को टिकाऊ और आपदारोधी आवास उपलब्ध कराने में प्रदेश सरकार को मिली है सफलता। लाइट हाउस प्रोजेक्ट साबित होगा मील का पत्थर। और केंद्र सरकार ने फास्टैग की अंतिम तारीख 1.5 महीने बढ़ाकर 15 फरवरी तक की। देश में करीब 30,000 पॉइंट ऑफ सेल हैं, जहां आसानी से खरीदे जा सकते हैं फास्टैग। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।